गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विभूषण और सब लोग सो रहे थे। मैडम यू अब नेक्स्ट मॉर्निंग जाती है, अनिका रूम ऊपर करती है जहाँ पे विभूषण उठ के खुद से तैयार हो रहा था। पहली बार ये चमत्कार कैसे देखने मिला वो तो किसी को नहीं मालूम। और वहाँ पे जियांग चैंग और जियांग यानली सो रहे थे। मैडम यू कहती है कि हाय मेरा बच्चा देखो बाहर जाके कितना सुधर गया है और इन दो निठल्लों को देखो पूरे बिगड़ गए हैं। यहाँ पे विभूषण कहता है कि अब मॉम आप सही कह रही है, देखो सिस्टर और ये जियांग चैंग कैसे सो रहा है, दोनों को कोई तमीज़ नहीं है। मैडम यू कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम इनसे अच्छा बदला लेंगे, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया, तुम उसे खा के चले जाना। इन कमीनों को यहाँ पड़े रहने दो बिस्तर पे, सारा बिस्तर इन्हीं को खाना है। कुंभकर्ण की औलाद हो, अब तो उठ जाओ इतना भाषण सुनने के बाद। तब भी वो दोनों पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे विभूषण अब मैडम यू के साथ बाहर चला जाता है। मैडम यू एक और बार कह दी कि उठ जाओ और वो नहीं उठते हैं तो उन्हें छोड़ के वहीं से दूर और जोर से बंद करके चली जाती है। उसके जाने के बाद जियांग यानली और जियांग चैंग उठते हैं और कहते हैं मॉम इसमें हमारी गलती नहीं थी, सबसे पहले हम उठे थे, ये तो 5 मिनट पहले उठा है और जल्दी से नहा धो के बस कपड़े पहने, इसने तो सारा प्लान चौपट कर दी। जियांग चैंग कहता है कि सिस्टर मैंने आपसे पहले ही कहा था इसके साथ कोई शर्त मत लगाया करो, ये हमेशा ऐसे ही करता है। जियांग यानली कहती है मेरे को क्या मालूम था ये इतना घटिया सवाल पूछेगा जिसका कोई जवाब बताए तो भी इसको नहीं मालूम हो सकता। अब हम 5 मिनट पहले चलते हैं, जब मैडम यू कमरे में नहीं आई थी तब ये लोग विभूषण को उठा रहे थे कि उठ जा नहीं तो मदर के चिल्लाएंगे। विभूषण उठता है और कहता है हाँ मैं उठ रहा हूँ। वो कहता है आज तो फिर से डांट खाएगा। विभूषण के दिमाग में तभी एक सवाल आता है। वो कहता है ठीक है मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर आप लोगों ने उसका जवाब नहीं दिया मदार जब तक यहाँ से नहीं चले जाएंगे जब तक आपको ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि आप लोग सो रहे हैं। वो लोग कहते हैं ठीक है देखो जो पूछना है वो पूछ लें। पूछता है कि एक का नाम पता है एक का नाम नहीं पता है। वो दोनों कार से कहीं जा रहे थे, पता कुछ टाइम के लिए बाहर जाता है समोसा लेने के लिए, तो बताओ कार में कौन है। जियांग चैंग कहता है कि नहीं पता। विभूषण कहता है कितना भी बेवकूफ़ इंसान है, अभी तो बताया ना तब भी नहीं पता। जियांग यानली कहती है जवाब है नहीं पता। वहाँ पे विभूषण कहता है आपको जवाब है पर नहीं पता कितने पे। विभूषण कहता है ठीक है आप लोग शर्त हार गए क्योंकि आपने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। जियांग यानली कहती है बट इसका जवाब ही नहीं पता। हमें विभूषण कहता है आप लोग बार बार कह रहे हो जवाब नहीं पता जवाब नहीं पता, अच्छे से तो सवाल बताया तब भी आपको जवाब नहीं पता है। दोनों के दोनों बेवकूफ़। और विभूषण नहाने चला जाता है। जियांग यानली और जियांग चैंग अब तक सोच रहे थे यार सही तो बोल रहे हैं जवाब पर इसका जवाब नहीं पता क्या है। वहाँ पे जियांग चैंग कहता है सिस्टर उसने हमें ट्रिक किया है। वहाँ पे जियांग यानली कहती है इसकी ट्रिक्स अब हमें फिर से डांट खानी पड़ेगी। जियांग चैंग कहता है मैंने आपको पहले भी कहा था इसके साथ कोई भी शर्त मत लगाया करो, ये हमेशा ऐसे ही करता है। वो लोग ऐसा कह के अब लेट जाते हैं क्योंकि अब उन्हें प्रिटेंड तो करना ही पड़ेगा कि वो सो रहे हैं। हाँ हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। हमें जियांग यानली कहती है कि जल्दी चल वरना नाश्ता भी नहीं मिलेगा और मदर हमें पनिशमेंट देंगी वो अलग। अब वो लोग जल्दी से फ्रेशन अप होकर नीचे आते हैं जहाँ पे मैडम यू से विभूषण कहता है देखो मदर ये दोनों उठ गए। वहाँ पे मैडम यू कहती है उठ गए आलसी हो, आओ आओ नाश्ता खा लो, अगर तुम नहीं खाओगे तो हमें तो हजम ही नहीं होगा। वहाँ पे मैडम यू कहती है कि बैठो ना मेरा मुँह क्या ताक रहे हो। और लोग बैठते हैं और चुपचाप खाने लगते हैं। मैडम यू कहती है कि कितने बेशरम लोग हैं, ये भी नहीं कि अपनी मदर से कह दें कि अब से वो टाइम पे उठेंगे, नहीं इन ढीठ लोगों को तो बस उठना है और खाना है, क्या करूँ मैं इन लोगों का। जियांग यानली कुछ मुंह बोलने के लिए मुँह खोल दी। मैडम कहती है कि जिनजूशन कैसी बीवी है तुम्हारी, तुमसे अपनी बीवी भी नहीं समझती। जिनजूशन कहता है कि मदर इन लो बट इसमें मेरी क्या गलती है। मैडम यू कहती है कि नहीं नहीं सारी गलती मेरी है, पहले तो मेरा सन इन लॉ खराब, बेटी खराब, मेरे पास तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, मेरे बच्चे निठल्ले हैं और इनके पास है तो एक और महान। वहाँ पे मिस्टर जियांग जो कौर खा रहे थे पहले वो अपने मुँह से बाहर निकालते हैं खाऊं नहीं खाऊं, फिर वो सोचते खाने को मना नहीं करना चाहिए, खा ही लेता हूँ और फिर खा ही लेते हैं। वहाँ पे सबके सब मैडम यू की बातों को इग्नोर करके बस खाए जा रहे थे। मैडम यू कहती है इन सब निठल्लों में सिर्फ मेरा एक बेटा विभूषण ही काम कर, और उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहते हैं कि हाय कितना प्यारा बेटा है मेरा, सीखो कुछ इससे सीखो। वहाँ पे जियांग चैंग और यानली कहते यस मदर आज हम इसे बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्यों जिनजूशन। वहाँ कहते हाँ यानली हाँ जो तुम कहती है वही सही है। ब्रेकफास्ट इसी तरीके से ख़त्म होता है। अब विभूषण अपने ऑफिस पहुँचता है जहाँ पे उन्हें वापस अपने क्लाइंट्स को देखना था। विभूषण अपने क्लाइंट्स को कॉल करता है, पहले वो म्या को कॉल करता है। म्या कहती है ठीक है तुम लाइन वांग जी से पूछ लो, अगर वो मेरे साथ ड्रेसेस देखने चलेगा तो ही मैं चलूँगी।
रोशन अब लैनवांग जी को कॉल लगाता है। लैनवांग जी कहता है मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, मेरे से जो भी बात करनी है ऑफिस में आके करो। रोशन अब लैनवांग जी के ऑफिस पहुँचता है। वहाँ पे वो उससे कुछ भी कहना चाहे तो लैनवांग जी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। रोशन उसके टेबल पे हाथ मारता है और कहता है कि तुम्हारी फियांसी ने कहा है कि उसे ड्रेसेस देखना जाना है तो उसके साथ चलो। वहाँ पे लैनवांग जी कहता है मैं आज भी फ्री नहीं हूँ, मैं कल भी फ्री नहीं हूँ, परसों भी नहीं हूँ, नरसों भी नहीं हूँ, तरसों भी नहीं हूँ, मैं कभी फ्री ही नहीं हूँ। रोशन कहता है ठीक है, अपनी वेडिंग पे भी ना ऑफिस में कर लेना, प्लीज़ को मैं यहीं बुला लूँगा। कबूल है कबूल है कबूल है, 3 बार यहीं पे बोल लेना। लैनवांग जी कहता है वाह व्हाट आइडिया, हमारे कितने ज़्यादा पैसे सेव हो सकते हैं। रोशन अपने सर पीटता है और कहता है कहाँ से ये नमूने पीछे पड़े, कहाँ से, हे भगवान ऐसा कौन से पाप कर दिए थे जो ये मेरे को देखने में नसीब में आ रहे हैं। यहाँ पे रोशन अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और लैनवांग जी का हाथ पकड़ता है और उसके खींचते हुए ले जाते हुए कहता है कि लिसन मिस्टर, शादी तुम्हें करनी है नहीं मुझे, और मैं तुम्हारी ब्राइड नहीं हूँ जो तुम्हें इतने टेंशन सह रहा हूँ। तो तुम्हें ड्रेस देखनी है और वो आज ही देखनी है, मुझे बहुत सारे काम है। पहले इन नमूनों को 4 महीने में शादी भी चाहिए और अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप चलो, वैसे भी हाफ मंथ निकल चुका है। लैनवांग जी तो ये देख के साथ में आसमान में पहुँच गया था कि रोशन ने उसका हाथ पकड़ा है। उसे तो कोई मतलब ही नहीं कि रोशन उसे भगा के कहाँ तक ले जाए, बट ये सफ़र बहुत छोटा होता है। यहाँ पे वो कार तक पहुँचने के बाद लैनवांग जी को कार के पास खड़ा कर देता है कि ड्राइव करो। लैनवांग जी कहता है मुझे ड्राइविंग नहीं आती। रोशन कहता है कि हाँ कैसा अल्फा, इसे ड्राइविंग नहीं आती। रोशन कहता है ठीक है तुम उधर बैठो मैं ड्राइव करता हूँ। वहाँ पे रोशन अब ड्राइव करने लगता है और लैनवांग जी मस्त रोशन को देख रहा था और रोशन कहता है कि सामने देखो। लैनवांग जी कहता है पर वो तो तुम देखोगे ना, कार मैं थोड़ी ना ड्राइव कर रहा हूँ। रोशन कहता है कि ठीक है मत देखो। अब वो लोग एक शॉप पे पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें ड्रेसेस डिसाइड करनी थी। वहाँ पे मैं पहले से ही पहुँच गई थी। मैं और वहाँ पे लैनवांग जी दोनों को बड़े मुश्किल से रोशन एक जगह बैठाता है और कहता है मैं से कि तुम्हें जिस तरह की ड्रेस चाहिए वो तुम इन्हें बता दो, वो तुम्हें उस टाइप की ड्रेसेस दिखाएंगे। मैं कहती है बस मुझे जितनी हो सके उतनी से तो महंगी ड्रेसेस चाहिए। वहाँ पे वो सबसे एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेके आते हैं। मैं कहती है क्या मैं ब्लैक कलर पहन सकती हूँ। रोशन अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि शादी में ब्लैक कलर नहीं पहनते। मैं कहती है ये रूल कौन ने बनाया। रोशन कहता है जिसने भी बनाया मैंने नहीं बनाया। मैं कहती है मुझे ब्लैक कलर पसंद है और मैं तो ब्लैक ही पहनूंगी अपनी वेडिंग में। रोशन कहता है ब्लैक कलर का मतलब होता है कि तुम शादी तोड़ने जा रहे हो। मैं कहती है नहीं मेरे को ब्लैक पसंद है और ब्लैक का मतलब होता है कि मैं लैनवांग जी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं तो वही पहनूंगी। रोशन कहता है कि लैनवांग जी तुम अपनी ब्राइड को कुछ समझाओ। हाँ पे लैनवांग जी कहता है कि हाँ उसे जो पसंद है वो करने दो, वैसे भी वो कुछ भी पहन ले प्रिटी ही लगती है। लैनवांग जी ये बात सुन के तो मैं कहती कि ठीक है ब्लैक वाली ड्रेस फाइनल करते हैं। वहाँ पे रोशन अपना सर पकड़ लिया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता। रोशन अब रिसेप्शन के पास जाता है, ब्लैक कलर की ड्रेस कैंसिल करवाता है और वाइट कलर की एक बहुत ब्यूटीफुल सी ब्राइड की ड्रेस सेलेक्ट करता है। उसके बाद वो जाता है लैनवांग जी के पास कि अब तुम अपनी कोई ड्रेसेस डिसाइड करो। लैनवांग जी कहता है कि तुम कुछ डिसाइड करो। अब रोशन तो पूरी की पूरी ड्रेसेस का भंडार लैनवांग जी के सामने रख देता है और कहता है कि जाओ। लैनवांग जी कहता है कि ठीक है मैं ऑफिस जाता हूँ। रोशन उसे पकड़ के लाता है कॉलर से, जाओ और इन सबको चेंज करके दिखाओ। लैनवांग जी एक ड्रेस पहन के आता है और रोशन तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट और कई लोगों के साथ बैठ गया था, सबके सब और उसे रेटिंग देने लगता है। इसमें अच्छे नहीं लग रहे, जाओ चेंज करो। बोल बहुत ज़्यादा ही लाइट हो गया, नहीं चेंज, बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत लूज़ है, इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, इसमें क्या कोई और कलर मिल सकता है। ऐसे ही कर करके इन लोगों ने लैनवांग जी को थका दिया था। लैनवांग जी बोला अब मैं नहीं कर सकता। रोशन कहता है कि कोई बात नहीं, हमने फ़ोटोज़ खींच लिए। लैनवांग जी कहता है ये कब किया। रोशन कहता है सुपर टैलेंट है, तुम्हारे पास नहीं हो सकता तो देखो। लैनवांग जी कहता है इसमें से कौन सी वाली। रोशन कहता है कि जल्दी से रख करो। लैनवांग जी कहता है तुम ही कर दो ना। रोशन उसमें से एक बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस लैनवांग जी के लिए सिलेक्ट करता है। लैनवांग जी कहता है ओके मैं यही पहनूंगा। रोशन अब अपने ऑफिस पहुंचता है और बस अब हेड डाउन ही कर लेता है कि बाप रे बाप कितना थकाव भरा दिन था। उसके पास कॉल आता है, वो बिना देखे कॉल पिक करता है। वहाँ पे एक लड़की बोलना चालू कर दी कि अरे आप कैसे वेडिंग प्लानर हैं, कभी आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते कि कौन सी वेडिंग में सिर्फ 600 से ज़्यादा ही लोग आते हैं। अरे आपको नहीं मालूम हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, आपको 1000 से 2000 के बीच की लिस्ट बनानी चाहिए थी और कितनी छोटी लिस्ट बनाई है। विपिन कहता है कि माफ़ करना बट मेरे को इतना ही कहा गया था। वहाँ पे वो मैडम कहती हैं कि मैं म्या की मदद बात करी और आप मेरी बात सुनेंगे ना ही इन बच्चों की। क्या इतना भी नहीं जानते आजकल के नौजवान बच्चे जब भी वेडिंग प्लानर बनते सारे काम गड़बड़ ही करते, इन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम होता।
रोशन को मालूम नहीं था उसका फ़ोन स्पीकर पे था। रोशन को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो देख रहा था कि भाई मेरी बॉल कहाँ है जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल करता हूँ। हाँ पे वेंचिंग उसके हाथ में बॉल थमाती है और थोड़ी देर कॉल को म्यूट करती है और वो कहती है रोशन कंट्रोल कंट्रोल, हमारे कस्टमर भगवान होते हैं। रोशन उस बॉल को फेंकता है भाड़ में के कस्टमर। अब इस म्यूट को ऑफ करके कहता है कि लिसन, आपके बच्चों ने जैसे लिस्ट कही थी मैंने वैसी बनाई है, और कौन सा वेडिंग प्लानर एज के हिसाब से डिसाइड करता है। फिर तो ठीक है, आपके बच्चों की बहुत ज़्यादा एज हो गई है, फिर इनको शादी नहीं करनी चाहिए, सीधे ऑर्फनेज से जाके बच्चे अडॉप्ट करने चाहिए, ये तो पेरेंट्स की एज के हो गए हैं। रोशन का गुस्सा और भी ज़्यादा ज्वालामुखी की तरफ फूटे। वेंचिंग उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है और वो खुद बात करने लगती है और कहती है कि माफ़ करना, यहाँ पे टीवी चल रही थी। हाँ तो हम बोल रहे थे कि अब से हम सब कुछ फिक्स कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग जितना चाहते हैं हम उतने गेस्ट्स को अरेंज कर देंगे। फिर उसकी मदर कॉल काट देती है। हमें बेहोशान पूरी चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लगता है और कहता है कि मैं ये हैंडल नहीं करूँ। मैं बेहोशान के गुस्से को देख के वेजिंग जल्दी से जियांग याली को कॉल लगाती है और कहती है कि सीधे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात बिगड़ चुकी है। बेहोशान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो अपनी मेडिसिन भी नहीं खा रहा है। हमें बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। वहाँ पे जियांग याली कहती है कि ठीक है तुम रुको, मैं आ रही हूँ, और मदर को भी कॉल लगा देना। ऐसा कह के वहाँ पे जियांग याली जल्दी से अपना सामान वगैरह पैक करती है, बेहोशन के कुछ दवाइयाँ लेती है और जल्दी से वहाँ से निकलती है। याली वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि बेहोशन बेहोश है। वो जल्दी से जाके उसकी फिक्र करने लगती है। जियांग चैंग कहता है कि सिस्टर आप फिक्र मत करिए, आपको और मदर को आने में टाइम लग रहा था और इसका मुँह बंद नहीं हो रहा था, इसे टेंशन हो जाती, इसलिए मैंने बस इसको हल्का सा मार दिया और बेहोश कर दिया ताकि ये कुछ गड़बड़ाए ही ना। वहाँ पे वेंचिंग उसको सर में मारती है और कहती है बेवकूफ़, उसकी तबीयत इससे और ख़राब हो गई तो। वहाँ पे जियांग चैंग कहता है कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। पे उनकी मदर डॉक्टर्स के साथ ही एंटर मारती हैं। वहाँ पे मैडम ही तो रोशन को देख रही थी और डॉक्टर रोशन को चेक कर रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने आपको पहले भी कहा है कि रोशन को इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए, तब इससे गुस्सा क्यों आ रहा था। वेंचिंग कहती है कि ये एक क्लाइंट के कारण। मैडम ये कहती है कि कौन है वो मनहूस क्लाइंट जिसके कारण मेरे बच्चे की ऐसी हालत हो गई है। जो भी है उसका केस अब से कोई और हैंडल करेगा, बेहोशान नहीं करेगा। बेहोशान अब थोड़ी थोड़ी उठ रहा था और वो होश में आते हुए कहता है कि मदर। वहाँ पे मैडम ही उसके पास जाती है और कहती है कि बच्चा तुम चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। बेहोशान कहता है कि मेरा सर बहुत तेज़ दुख रहा है, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरी मेडिसिन भी नहीं मिल रही। जियांग चैंग कहता है कि बेवकूफ़, जब मेडिसिन घर पे छोड़ेगा तो यहाँ पे कहाँ से मिलेगी, देखो कितने बार का है, यहाँ पे भी एक मेडिसिन ला के रख दे ताकि याद रहे, अगर भूल जाए तो यहाँ पड़ी तो रहे। रोशन कहता है कि चुप हो जाए, मेरा सर दुख रहा है। ना मैडम उसे मारते हुए कहती है देख नहीं रहा है भाई का सर दुख रहा है तो मुँह बंद रख ले, नहीं यहाँ पे तब भी बकवास करनी है। मैडम अब उसे दवाई खिलाती है और डॉक्टर को इशारा करती है कि चुपचाप इसे इंजेक्शन लगा दो। रोशन को इंजेक्शन लगाना भी पसंद नहीं। रोशन इंजेक्शन लगाते समय भी डॉक्टर से इतने सवाल पूछता है जितने उसको किसी ने नीट के क्वेश्चन पेपर में भी नहीं पूछे होंगे। डॉक्टर रोशन को इंजेक्शन लगा के सीधे सुला ही देता है। यहाँ पे मैडम यूँ कहती है कि ठीक है अब कोई भी रोशन को परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे इसी टाइम में पहुँचता है लैनवांग जी, जो यहाँ पे इतनी भीड़ और डॉक्टर को देख के डर जाता है कि क्या हो गया, किसी को कुछ हुआ तो नहीं, कहीं रोशन को तो कुछ नहीं होगा। वो अंदर पहुँचता है और देखता है कि बेहोशान मैडम यो के गोद में लेटा हुआ है। सब लोग बस यही बात कर रहे हैं कि बेहोशान के इसी टाइम के क्लाइंट्स ने उसे इतना गुस्सा दिलाया जिसके कारण उसकी ऐसी कंडीशन हो गई है। वहाँ पे मैडम यो कहती है बेहोशान अब से उन क्लाइंट्स को हैंडल नहीं करेगा। वहाँ पे जियांग चैंग जैसे ही लैनवांग जी को देखता है वो कहता है सारी मदर इसकी गलती है। लैनवांग जी कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ पे जियांग चैंग कहता है कि हाँ तुम्हारे घर से फ़ोन आया था, उसके बाद बेहोशान को इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी और इतना गुस्सा आया कि उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि उसे वापस से डॉक्टर को दिखाना पड़ा। मालूम है कि डॉक्टर्स ने इसके बारे में क्या कह के रखा। उतने में वेंचिंग उसे चुप करा देती है किसी बाहर वाले के सामने, काय को तुम बाहर की अपने घर की बातें करते हो। यहाँ पर लैनवांग जी कहता है कि बेहोशन को क्या हुआ और वो जल्दी से बेहोशन के पास जाता है और डॉक्टर से कहने लगता है कि इसे क्या हुआ, क्या ये ठीक है कि हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। वो कहती है कि वांग जी मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार कह देती हूँ कि भले ही हमारी फैमिली के रिलेशन बहुत अच्छे हैं बट मैं मेरे बेटे के ऊपर कुछ भी नहीं सुनूंगी। आज उसकी कंडीशन ऐसी तुम्हारे कारण है, तुम्हारी और तुम्हारी फियांसी की जो भी बातें हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। भले हमारी फैमिली बहुत अच्छी फ्रेंड है और हम बिजनेस पार्टनर्स भी हैं बट मेरे बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लैनवांग जी कहता है कि बट मैडम यू मुझे कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में। हाँ मैडम यू कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। वहाँ पे वो कहती है जियांग चैंग यानी इसे लेकर अब जल्दी से कार में बैठाओ, हमें घर जाना है।
कह के मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।